इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, समंदर में भारतीय नौसेना का जलवा देखने के लिए मिला है। मरीन कमांडो के सामने समुद्री लुटेरों ने अपने घुटने टेके हैं। भारतीय नौसेना ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। 2600 किलोमीटर दूर समुद्री डाकुओं का आत्मसमर्पण। भारतीय नौसेना ने 35 डाकुओं का कराया है आत्मसमर्पण। आपको बता दें कि नौसेना ने 17 बांग्लादेशियों को समुद्री डाकुओं से बचाया है। आईएनएस कोलकाता ने 40 घंटे तक चलाया यह अभियान और हिंद महासागर में बांग्लादेशी जहाज का अपहरण हुआ था। बांग्लादेशी जहाज को बंधक बनाया गया था और ऐसे में भारतीय नौसेना समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। और आपको बता दें कि आज हर न्यूज़पेपर में इस बात का जिक्र है, इस खबर को छापा गया है। दैनिक जागरण क्योंकि मेरे पास है और इसमें बड़ी बड़ी हेडलाइन के साथ बताया गया है कि भारतीय नौसेना के सामने 35 समुद्री लुटेरों ने आत्मसमर्पण किया है। दरअसल भारतीय नौसेना समुद्री डाकुओं के लिए काल बन गई और ये कोई पहली दफा नहीं, कुछ दिनों पहले भी आपको याद होगा ऐसे ही खबर सामने आई थी। नौसेना द्वारा की जा रही ताबड़तोड़ कार्रवाई से सालों से मालवाहक जहाजों के लिए चिंता का कारण बने समुद्री डाकुओं के हौसले पस्त होने लगे हैं। और अगर ताजा घटनाक्रम की बात करें तो नौसेना ने सोमालिया के पूर्वी तट पर जहाजों के अपहरण के समुद्री डाकुओं के एक प्रयास को किस तरीके से विफल कर दिया है। नौसेना की कार्रवाई के बाद अपहृत किए गए एक जहाज पर सवार सभी डाकुओं ने आत्मसमर्पण कर दिया और इसके साथ ही चालक दल के 17 सदस्यों को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। आईएनएस के अनुसार आत्मसमर्पण करने वाले डाकुओं की संख्या 35 है और यह ऑपरेशन लगभग 40 घंटे चला, जैसे कि हमने आपको जानकारी दी। सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने एमवी नुरेन जहाज का 3 महीने पहले अपहरण कर लिया था और वो इसी जहाज पर सवार होकर किसी दूसरे जहाज को अपना शिकार बनाने की कोशिश में थे। हालांकि नौसेना ने इस जहाज की पहचान कर इस पर सवार डाकुओं से आत्मसमर्पण करने को कहा और देखिए किस तरीके से 40 घंटे तक लगभग यह ऑपरेशन चला है। नौसेना ने यह बताया है कि इस दौरान जहाज से युद्धपोत पर गोलीबारी की गई। भारतीय युद्धपोत ने भी आत्मरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सीमित कार्रवाई की है। और चलिए एक बार फिर से नजर डालेंगे अखबारों पर कौन कौन सी खबरें हैं। बीजेपी हैट्रिक लगाना चाह रही है। कांग्रेस लोकसभा में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। ये पिछले चुनाव के बाद सबसे लंबा आम चुनाव होगा। ये देखिए बड़ी जानकारी है। कल चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है और उसके साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। लेकिन अब चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही साथ जो तमाम पार्टियां हैं वो और भी ज्यादा चुनाव प्रचार में लग जाएंगी और भी ज्यादा चुनाव प्रचार अब जोर पकड़ेगा। तमाम गारंटियां दी जाएंगी, तमाम वादे किए जाएंगे क्योंकि अब बहुत कम समय रह गया और ऐसे में अब हर पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि लोगों पर ज्यादा से ज्यादा पकड़ बना सके। बात अगर करें बीजेपी की तो खुद प्रधानमंत्री मोदी मोर्चा संभाले हुए मिशन साउथ पर प्रधानमंत्री मोदी लगातार चल रहे हैं और आने वाले दिनों में ये प्रचार और भी ज्यादा तेज होता हुआ नजर आएगा। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, विपक्षी दलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीखा हमला बोला है और लगातार प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को अगर आप सुने तो विपक्षों पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा और साथ ही साथ उन्होंने कहा पीएम मोदी ने ईडी का समर्थन किया है। पीएम ने कहा जांच एजेंसियों को काम करने की खुली छूट है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जांच एजेंसियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है वो आपको बता रहे। जांच एजेंसियों को काम करने की खुली छूट है, ये पीएम मोदी ने कहा है। पीएम मोदी ने ईडी का समर्थन किया है। जांच एजेंसियों पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान, भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। और इस बीच बीजेपी ने मोदी 3.0 के लिए चुनावी गठबंधन को मजबूत किया कि ये बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी को घोषणा की कि हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल बहुत दूर नहीं है, अब सिर्फ 100 से 125 दिन ही बचे हैं। मैं संख्याओं पर नहीं जाता लेकिन देश का मूड देख सकता हूं, पीएम ने कहा। अब की बार 400 पार का नारा यहां पर दिया। तो बीजेपी बहुत ज्यादा शुरू से ही आश्वस्त है, कॉन्फिडेंट है कि एक बार फिर से मोदी सरकार आएगी और 3.0 इसको नाम दिया गया। हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल बहुत दूर नहीं है और वहीं चुनावों की घोषणा भी अब हो चुकी है। उस समय प्रधानमंत्री ने कहा था कि केवल 100 से 125 दिन ही हमारा कार्यकाल दूर है। मैं संख्या पर नहीं जाता हूं लेकिन 400 पार का नारा एक बार फिर से पीएम के द्वारा यहां पर दिया गया था। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इसमें घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी गई।
सालाना 15,000 की इनकम भी होगी। भास्कर में, दैनिक भास्कर में इस खबर का जिक्र है। तो क्योंकि तमाम ऐसी योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई गई जिनसे सीधा सीधा फ़ायदा आम जनता को, और इसी योजना में अगर इसी कड़ी में हम बात करें तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसमें 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए हैं, 1 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन बाकायदा किए हैं। इसमें घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली है। सालाना 15,000 की इनकम भी इसमें होगी। और इस योजना के तहत लोगों तक और सुविधा आसानी से कैसे पहुंचे, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। बात होगी अब बीजेपी की, जिसमें शामिल हो गई हैं अनुराधा पोडवाल। आपको बता दें, पार्टी मुख्यालय में बीजेपी में शामिल होती हुई तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। लोकसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। पार्टी की स्टार प्रचारक वो हो सकती हैं अनुराधा पोडवाल। सिंगर हैं, गायिका हैं, कई भजन के द्वारा गाए गए हैं, काफ़ी लोकप्रिय गायिका वो हैं। और देखिए तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, बीजेपी में शामिल होती हुई, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, बहुत कम समय बचा है। एक तरफ तो पार्टी दरबदर का खेल चल रहा है, दूसरी तरफ स्टार प्रचारक के तौर पर अनुराधा पोडवाल बीजेपी में शामिल होती हुई। मुझे बहुत ही विनम्रता पूर्वक खुशी भी मिल रही है कि मैं आज उन लोगों को ज्वाइन कर रही हूँ, उस गवर्नमेंट को ज्वाइन कर रही हूँ जिनका सनातन से इतना गहरा नाता है, और जिसे मैं खुद 35 साल से मैंने फिल्म इंडस्ट्री को मतलब उसमें गाने के बाद फिर मैंने सिर्फ डिवोशनल मैंने गाया है, आप सभी लोग जानते हैं। और कई बार मेरे मन में ऐसे होता था कि जो मैंने किया सही किया नहीं किया, लेकिन अब जब मैंने देखा कि जिस वक्त जैसे भाई साहब ने कहा कि सुबह शाम 35 साल से गंगा जी की कृपा से वहाँ आरती चलती रहती है, और एक मेरुमणि जिसे कह सकते हैं, वो जिस वक्त रामलला की स्थापना हुई उस वक्त मुझे वहाँ 5 मिनट गाने का मौका मिला, जो कि मेरा लाइफ लॉन्ग सपना था। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं सही जगह पे हूँ, और ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज मैं आप लोगों को ज्वाइन कर रही हूँ। बहुत बहुत तो भाजपा के कार्यों से प्रभावित होकर शामिल हुई हैं अनुराधा पोडवाल ने। जब मीडिया से मुखातिब हुई वो तो कहते हुए नजर आई। बढ़ते हैं खबरों में आगे। INLD से अभय चौटाला होंगे कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार। इंडी गठबंधन से सुशीला गुप्ता होंगे आप उम्मीदवार, तो कुरुक्षेत्र से आपके उम्मीदवार होंगे सुशील गुप्ता। तो देखिए, इनेलो ने 20 साल बाद कुरुक्षेत्र के रण में फिर अभय को उतारा है। इसी हेडलाइंस के साथ अखबारों में भी इस खबर का जिक्र है, और इनेलो ने अपने राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अभय चौटाला को कुरुक्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारा है। शनिवार को पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और चुनाव चयन समिति के अध्यक्ष प्रकाश भारती को बताया कि कार्यकर्ताओं की राय और पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला से चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया है। साथ ही साथ बाकी सीटों को लेकर भी रायशुमारी हो चुकी है। अन्य प्रत्याशी की भी जल्द घोषणा की जाएगी। और आपको ये भी बताते चले कि अभय चौटाला एलनाबाद से पार्टी के एकमात्र विधायक हैं, और अभय 2004 के लोकसभा चुनाव में भी कुरुक्षेत्र से लड़े थे। तब वे कांग्रेस के नवीन जिंदल से हार गए थे, और 2019 में अभय के बेटे अर्जुन चौटाला 60,000 से ज्यादा वोट लेकर 5वें स्थान पर रहे। बढ़ते खबरों में साक्षी आगे बढ़ते हुए बात अब समाजवादी पार्टी की, क्योंकि एसपी की चौथी लिस्ट जारी हो गई है। चौथी लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नाम शामिल है, जिसमें आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो वहां से महेंद्र नागर को टिकट यहां पर दिया गया है। तो समाजवादी पार्टी अपनी चौथी लिस्ट जारी कर चुकी है। लगातार लिस्ट जारी की जा रही है। फिलहाल जो जानकारी मिली है, चौथी लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नाम है। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया गया है सपा के द्वारा, और गौतम बुद्ध नगर से यहां पर महेंद्र नागर को टिकट दे दिया गया है। और चुनावों की तारीखों का ऐलान भी हो गया। गौतम बुद्ध नगर से जहां से टिकट दिया गया है वहां पर 26 अप्रैल को चुनाव होने जा रहे हैं। तो देखिए 26 अप्रैल को क्योंकि चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से चौथी लिस्ट जारी कर दी गई है। कौन कौन से उसमें नाम है ये साक्षी ने अभी आपको बताया। अब बात बिहार की करेंगे, क्योंकि बिहार में महागठबंधन की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। 28 सीट पर आरजेडी, 9 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, सीपीआई 1 सीट पर और सीपीआईएमएल 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। अभी तक इसी फॉर्मूले पर बातचीत तय हुई है। तो फिलहाल जो फॉर्मूला तय किया गया है वो एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इस पर मंथन का दौर चल रहा था। 28 सीट पर आरजेडी, 9 पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, तो वहीं सीपीआई 1 सीट पर और सीपीआई
ML 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। तो इस फॉर्मूले पर बातचीत बन चुकी है, सहमति बन चुकी है। लगातार कोशिश की जा रही थी कि कैसा फॉर्मूला निकाला जाए जिसके ज़रिए जो बिहार में महागठबंधन है उसमें कोई मतभेद भी ना हो और जो बाकी के दल हैं सबके साथ बातचीत करके आगे बढ़ लिया जाए। लेकिन फिलहाल ये जो फॉर्मूला हमने आपको बताया इस पर बातचीत हो चुकी है और अभी तक इसी फॉर्मूले पर सब सहमत नजर आ रहे हैं। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। टीडीपी का बढ़ रहा है कुनबा। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वाईएसआरसीपी सांसद मुंगटा श्रीनिवासुलु रेड्डी टीडीपी में शामिल हो गए हैं, उनके बेटे भी टीडीपी में शामिल हो गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी है। जिस तरीके से भी हम जिक्र भी कर रहे थे क्योंकि अब चुनाव नजदीक है और ऐसे में दल बदल लगातार जारी है। आपको बता दें टीडीपी का यहाँ पर कुनबा बढ़ते हुए नजर आया। बढ़ते खबरों में आगे और वाईएसआरसीपी ने 25 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित और ये लिस्ट जारी कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी जानकारी बीते दिन चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव का भी ऐलान हो गया है और वाईएसआरसी ने अपने 25 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और ये लिस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां की जा रही है और लोकसभा चुनाव के साथ ही आपको ये भी जानकारी देते चले कि 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। आंध्र प्रदेश में इसमें शामिल है और 25 उम्मीदवारों की लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी गई है। पूरी तैयारियां की गई है और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में 19 अप्रैल को और आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो 13 मई को यहाँ पर वोट डाले जाएंगे। बढ़ते खबरों में आगे सर। अगली खबर एआई से जुड़ी हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर आईटी मंत्रालय की एडवाइजरी जारी की गई है। सोशल मीडिया और वेबसाइट्स को एडवाइजरी जारी कर दी गई है। चुनाव पर असर ना पड़े ये सुनिश्चित हो, ये बात बोली गई है। साथ साथ डीप फेक को लेकर भी एडवाइजरी यहाँ पर जारी कर दी गई है। दर्शकों को पता चले कि क्या है डीप फेक, ये बात कही गई है एआई और आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा। तो देखिए कल चुनाव आयोग की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तब भी इस बात को दोहराया गया कि किसी भी तरीके से चुनावों में कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलानी चाहिए, कोई फेक इन्फॉर्मेशन ना फैले। ऐसी तमाम बातों का जिक्र करते हुए यहाँ पर कमिश्नर नजर आए और इसी के साथ साथ में तमाम जानकारी भी साझा की गई। और हेडलाइंस की बात करें तो यहाँ पर लिखा भी है कि बाहुबल, धनबल और फर्जी खबरों पर सख्त होगा आयोग। और फिलहाल एआई को लेकर आईटी मंत्रालय के द्वारा यह एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है कि डीप फेक को लेकर एडवाइजरी जारी की है। दर्शकों को पता चले कि क्या है डीप फेक और ये जानकारी उन तक पहुंचाई जाए। बिल्कुल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डीप फेक के बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी इस मुद्दे को उठाया गया था और ये कहा था कि इस पर सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। लेकिन लोगों को, आम जनता को ये पता होना चाहिए कि डीप फेक है क्या। चुनाव बेहद करीब है, तमाम ऐसे वीडियोस सामने आते हैं जिसके बाद जो छवि होती है लोगों की ख़राब हो जाती है, धूमिल हो जाती है। इस बात का ध्यान रखा जाए। तमाम निर्देश दिए गए हैं एआई को लेकर। अब देखिए बात दिल्ली की कर लेते हैं क्योंकि दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला और ऐसे में कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता को ईडी की रिमांड में भेजा है। रावस एवेन्यू कोर्ट ने 23 मार्च तक ईडी की रिमांड में भेजा है। 23 मार्च को फिर के कविता की कोर्ट में पेशी होगी। ईडी ने कोर्ट से मांगी थी 10 दिनों की रिमांड। स्पेशल जज एमके नागपाल की अदालत का ये पूरा आदेश है जिसमें ईडी ने के कविता को कोर्ट में पेश किया था। तो आपको बता दें कि इस तरीके से आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में के कविता को ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी और भारत राष्ट्रीय समिति के नेता के कविता को 23 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेजा गया। बाकी पलक, आप भी कुछ कहना चाह रही हैं? तो बिल्कुल, इस पूरे मामले में दरअसल 7 दिन की ईडी की हिरासत में सौंपते हुए जज ने कहा है कि उनसे पूछताछ सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो और फुटेज सुरक्षित रखे जाएं। इसके अलावा वहीं के कविता के वकीलों की ओर से गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन बताने वाले दावे पर जज ने ये कहा है कि इस पर निर्णय सुप्रीम कोर्ट लेगा। ईडी का दावा है कि घोटाले का लाभ लेने वाले शराब कंपनियों में बेनामी निवेश करने वालों में के कविता भी शामिल हैं। वो घूस देने वाली साउथ लॉबी का प्रमुख हिस्सा भी रही। तो इन तमाम मुद्दों पर अब ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। सीतारमण ने कांग्रेस पर तंज कसा है। निर्मला सीतारमण ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, क्षेत्रीय स्तर तक सिमट गई है कांग्रेस की छवि, ये उनकी तरफ से कहा गया। कांग्रेस लोगों को भ्रमित करने के लिए कई वादे कर रही है। उन्होंने कहा मोदी की हैट्रिक जीत तमिलनाडु को और मजबूत बनाएगी। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से कांग्रेस पर तंज ये कसा गया और कहा कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रमित कर रही है। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, नागपुर पहुंचे जेपी नड्डा और जेपी नड्डा जब नागपुर पहुंचे तो संघ के कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आए। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में शामिल होंगे
और प्रतिनिधि सभा में बैठक में नया सह कार्यवाहक चुना जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि 3 दिन की यहाँ पर सभा का आयोजन किया जा रहा था। 15 से 17 तक का ये 3 दिन का कार्यक्रम था और आखिरी दिन इसका होगा और आखिरी दिन ही सह कार्यवाही चुना जाएगा। नागपुर ये दौरा है। इसके पहले आपने देखा था जब पहला दिन था खुद मोहन भागवत यहाँ पर पहुंचे हुए थे संघ की कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और आज जेपी नड्डा भी इसमें शामिल होंगे। नागपुर दौरे पर जेपी नड्डा रहेंगे और क्योंकि 3 दिन का ये पूरा कार्यक्रम है, सर कार्यवाह आज चुना जाएगा संघ की बैठक में। कई मुद्दों पर हालांकि इस दौरान चर्चा भी हुई, इलेक्शन को लेकर भी चर्चा हुई है, लेकिन जो प्रमुख है जिस पर हर किसी की नजर है जो कि आज चुना जाएगा सर कार्यवाह। और देखिए उस बीच अगर अखबारों की बात करें तो बीआरएस को लगा जोर का झटका, भी जिक्र भी कर रहे थे। बीआरएस सांसद दयाकर ने थामा है कांग्रेस का हाथ। तो एक तरफ जहां बीआरएस नेता है के कविता, उनको झटका लगा है, वहीं यहां पर सीएम रेवंत रेड्डी ने किया है 14 सीटें जीतने का दावा और 17 में से 14 सीटें जीतने का दावा यहां पर रेवंत रेड्डी के द्वारा कर दिया गया। बीआरएस सांसद दयाकर ने अब कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। तो कुल मिलाकर बीआरएस की मुश्किलें फिलहाल चुनावों से पहले बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात महाराष्ट्र की भी करेंगे क्योंकि महाराष्ट्र सरकार का एक नया फैसला सामने आया है। स्कूली टीचरों के लिए नया ड्रेस कोड लागू। दरअसल टीचर्स टी शर्ट, जीन्स या डिजाइन और चित्रों वाली कोई भी अन्य शर्ट नहीं पहन सकते हैं। राज्य सरकार ने स्कूलों के पुरुष और महिला शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड तय करने को कहा है। यानी कि अब देखिए ये कहा जा रहा है कि जो टीचर्स हैं जब वो स्कूल जाते हैं तो वो भी एक ड्रेस कोड में जाएं। ऐसा ही नहीं कि जीन्स पहन लिए, टी शर्ट पहन लिए या प्रिंटेड कुछ ऐसे कपड़े हैं, बाकायदा टीचर्स के लिए भी ड्रेस कोड होना चाहिए। चलिए और अब आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे राजस्थान से, जहां पर जैसलमेर में हुआ है दर्दनाक हादसा। पोखरण में ट्रेन से कटकर 2 युवकों की मौत की खबर मिल रही है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, संदिग्ध हालत में दोनों युवकों की मौत हो गई है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में अब जांच कर रही है। आखिर ये युवक कौन थे, कहां से आए थे, क्या कुछ वजह रही, तमाम ऐसे मुद्दों पर, हत्या, आत्महत्या, तमाम ऐसे मुद्दों पर पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में जांच हो रही। लेकिन दर्दनाक हादसा पोखरण से, जहां पर ट्रेन से कटकर 2 युवकों की मौत हो गई है। संदिग्ध हालत में ये दोनों युवक हैं। हालांकि फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। शवों की शिनाख्त करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, तो देखिए राजस्थान से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जैसलमेर के पोखरण से ये बड़ी जानकारी, ट्रेन से कटकर 2 युवकों की दर्दनाक मौत की खबर है। संदिग्ध हालातों में बताई जा रही है दोनों युवकों की मौत और पोखरण से जैसलमेर जाने वाली मालगाड़ी से कटने से ये दर्दनाक मौत इन दोनों युवकों की हो गई है। दोनों युवक L&T कंपनी के बताए जा रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड और विद्युत लाइन बिछाने के कार्य में लगे हुए थे सिक्योरिटी गार्ड और इसी बीच ये हादसा हुआ है। और इस बीच फडणवीस अजित पवार का आज दिल्ली का दौरा है। सूत्रों के हवाले से जानकारी, सीट बंटवारे को लेकर बातचीत की संभावना जताई जा रही है। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय होगा। सोर्सेज ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में अजित पवार 6 सीट मांग रहे हैं। तो सोर्सेज के हवाले से ये जानकारी, जहां पर सीट बंटवारे के फॉर्मूला तय करने के ऊपर चर्चा की जाएगी। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया जा रहा है और अजित पवार की बात करें तो वो 6 सीटें मांग रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, जहां पर आज बैठकों का दौर जारी रहने वाला है। फडणवीस और अजित पवार का आज दिल्ली में दौरा है। इस दिल्ली दौरे के दौरान सीट बंटवारे को लेकर खासा बातचीत की जाएगी। किस तरीके से सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान क्योंकि हो चुका है और बेहद इंपॉर्टेंट है सभी पार्टीज के लिए कि अपनी जो लिस्ट है प्रत्याशियों की उसको जल्द से जल्द सामने रखा जाए। उस बीच सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक फिलहाल समन्वय बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फडणवीस और अजित पवार का आज दिल्ली दौरा। दोनों ही नेता आज तमाम दूसरे नेताओं के साथ में बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे और सीट शेयरिंग के ऊपर फॉर्मूला तय होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो दोनों ही तरफ अगर आप देख लीजिए, सत्ता पक्ष या विपक्ष, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ये माना जा रहा है कि तय आज हो जाएगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें फडणवीस अजित पवार का, क्योंकि आज दिल्ली दौरा है। एक तरफ राहुल गांधी की 12 जोड़ो न्याय यात्रा का समापन और दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग के जो अटकलों का दौर है वो लगातार जारी है। लेकिन ये माना जा रहा है कि ये फॉर्मूला आज तैयार हो जाएगा। नेताओं के अलग अलग दावे भी सामने आ रहे हैं। उनकी तरफ से कहना है कि फॉर्मूला जल्द सबके सामने होगा। और चलिए एक बार जरा फिर से अखबारों पर नजर हम डालेंगे। बात होगी एक बार फिर से लोकसभा चुनाव की। दरअसल कांग्रेस ने बड़ा वादा किया है। खड़गे ने कहा है कराएंगे जाति जनगणना। खड़गे ने हिस्सेदारी न्याय गारंटी की भी घोषणा की है। आर्थिक और जाति जनगणना का भी वादा किया गया है। आरक्षण की 50% सीमा बढ़ाने के लिए संवैधानिक संशोधन की बात कही है।
तो अभी जिसका हम जिक्र कर रहे थे, क्योंकि अब चुनाव पास आ गए हैं, ऐसे में तमाम पार्टियां अपने अलग अलग वादे गिनाएगी, यहाँ पर लुभावने वादे किए जाएंगे। और इसी बीच अब कांग्रेस की तरफ से ये बड़ा वादा हो गया है चुनाव को लेकर। आरक्षण की बात यहाँ पर की गई, 50% सीमा बढ़ाने की बात कही गई है। इसके अलावा खड़गे ने कहा है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। ये भी कहा गया, खड़गे ने हिस्सेदारी न्याय गारंटी की भी यहाँ पर घोषणा की है। तो चुनाव को लेकर अब कांग्रेस के भी बड़े बड़े वायदे सामने आने लगे हैं। बिल्कुल, तो बढ़ते हैं आगे और अब बात आंध्र प्रदेश की करेंगे। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी का एक स्टेटमेंट, YSRCP उम्मीदवारों की सूची सामाजिक न्याय को दर्शाती है और 25 आपको बताते चले कि यह सूची जारी कर दी गई है उम्मीदवारों की, और SC, ST, OBC अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को 50% सीटों का आवंटन। तो आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी का ये स्टेटमेंट सामने आया है और उन्होंने कहा कि YSRCP की सूची सामाजिक न्याय को दर्शाती है। SC, ST, OBC उम्मीदवारों को 50% सीटों का आवंटन हुआ है, अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को 50% सीटों का आवंटन हुआ है। आगे बढ़ते हुए बात, सबके मुद्दे मतदाता फिर चुनेगा। चुनावों में 5 मुद्दों पर रहेगा खासा फोकस और तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने की राह पर भारत नजर। आर्टिकल 370 और राम मंदिर का निर्माण हुआ, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई भी मुद्दा है। परिवारवादी राजनीति जैसे मुद्दों पर फोकस यहां पर चुनावों में रहने वाला है। तो देखिए, जहां पर चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ वहीं मुद्दे भी सामने आए हैं। इस बार परिवारवादी राजनीति, बेरोजगारी और राम मंदिर जैसे मुद्दों के ऊपर चुनाव फिलहाल लड़ा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि 2047 के लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए भी यहां पर चुनावों में फोकस किया जा रहा है। साथ साथ में राम मंदिर का मुद्दा भी बहुत ज्यादा गर्व है। बिल्कुल सही कहा साक्षी आपने। तमाम मुद्दे हैं जिनको एक बार फिर से उठाते हुए कहीं ना कहीं पार्टी नज़र आएगी बीजेपी। और देखिए, राम मंदिर तो ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर पहले ये कहा जा रहा था कि 2024 में ये गूंज हमें सुनाई देगी। तो वहीं आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ठीक है, हम आपको सीधा इस